नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं अजय दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो हम पॉलिटिकल साइंस में पहला टॉपिक हमने पढ़ा था राज्य की अवधारणा। राज्य क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, राज्य के तत्व क्या क्या हैं और राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि शासन के अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए, अगर हमें पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश करना है या पॉलिटी को और आगे से बढ़ाना है, बहुत अच्छे से समझना है, तो धीरे धीरे इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो जो टिपिकल वर्ड्स पॉलिटी में संविधान में दिए गए हैं उनको समझना क्या हो जाता है, थोड़ा सा कठिन कार्य रहता है। लेकिन जब पहले हम इन सारी चीज़ों को विस्तार से समझ लेंगे कि शब्द का क्या क्या अर्थ होता है और वो एक शब्द अपने आप में कितने क्षेत्र को, कितनी चीज़ों को समेटे हुए है, उन चीज़ों को जब हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए जो पॉलिटिकल साइंस है, संविधान है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसीलिए उसी क्रम में राज्य की अवधारणा के बाद में जो अगला हमारा टॉपिक है वो है शासन के अंग अर्थात ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ जैसे गवर्नमेंट नाम आया, गवर्नमेंट का अर्थ होता है सरकार। तो आप लोग समझते होंगे, जैसे कई लोगों से मैंने भी सुना है, मेरी भी पहले जो समझ थी वो यही थी कि सरकार का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जो शासन कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोदी सरकार, कांग्रेस की सरकार, तो ये सरकार नहीं होती। सरकार का मतलब क्या होता है कि सरकार जो शब्द है वो भी अपने आप में क्या है, कई तत्वों को समेटे हुए, कई अंगों को समेटे हुए। तो आज हम उन्हीं अंगों की चर्चा करते हैं कि शासन के वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं जो संविधान में बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि इन 3 अंगों से ही क्या है, पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था चलती है। और जब पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था चलती है, इसीलिए आज हम इनको पढ़ने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन यहाँ आपको मजबूरी से नहीं पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आज सबसे पहले देखेंगे कि जो शासन के अंग हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उनको समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चाहे कोई सरकार हो या राज व्यवस्था हो, उसके सामने 3 संकट होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए शासन के अंग किसे कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा ही आपसे पूछी जाए कि शासन के अंगों की परिभाषा क्या होगी, कि अंग की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी, तब इसकी परिभाषा कैसे बताओगे। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम बहुत ही अच्छे से निकालेंगे एक एक शब्द से। तो देखो, कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य व्यवस्था हो, उसके सामने मूलतः 3 चुनौतियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, और इन 3 चुनौतियों से हम क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन तक पहुंचेंगे। तो देखो, पहली चुनौती तो होती है किसी भी सरकार के सामने कि कानून बनाने की चुनौती या कानून निर्माण की चुनौती, कि कानून कैसे बनाया जाए। ठीक है, दूसरी जो चुनौती उसकी होती है वो ये होती है कि कानूनों के अनुसार शासन कार्य संचालित करने की, कानूनों के अनुसार शासन कार्य संचालित करने की चुनौती, कि जो कानून बनाया है उसके अनुसार शासन कार्य कैसे चलाया जाए, किस तरीके से उसको संचालित किया जाए। ठीक है, दूसरी चुनौती ये हो गई। और तीसरी जो चुनौती इसकी होती है वो है कि देखो, जब किसी राज्य में हम लोग रहते हैं तो वहाँ जनसंख्या क्या है, बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम किसी एक देश की बात करते हैं तो एक देश के अंतर्गत जन समुदाय बहुत ज़्यादा है। जन समुदाय के साथ साथ में देश तो है ही, देश के साथ में अलग अलग विभिन्न प्रांत हैं, स्टेट हैं। तो कभी क्या होता है कि कई बार कई व्यक्तियों में आपस में टकराव हो जाता है, कई देश और राज्यों के बीच में आपस में टकराव हो जाता है। तो व्यक्तियों के आपसी टकराव और देश या राज्यों के बीच में जो आपसी टकराव होता है, इनके बीच में समाधान करने के लिए एक न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कानून प्रणाली के अनुसार व्यक्तियों और देश या राज्यों के बीच में इनके समाधान के लिए जिस कानून प्रणाली के अनुसार न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की बात की जाती है, एक मुख्य चुनौती सरकार या राज्य व्यवस्था के सामने ये भी होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि व्यक्तियों के मध्य अथवा देश या
देश और राज्यों के मध्य, ठीक है, यहाँ दो चीज़ें ली हैं, व्यक्तियों अथवा देश और राज्यों के मध्य विवादों के समाधान के लिए, विवादों के समाधान के लिए कानून के अनुसार, किसके अनुसार, कानून के अनुसार उचित न्यायिक व्यवस्था की चुनौती। ठीक है, तो ये तीन चुनौतियां हैं जो हर राज्य व्यवस्था के सामने होती हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली चुनौती क्या थी हमारी कि कानून निर्माण की चुनौती, दूसरी चुनौती थी कि कानून के अनुसार शासन कार्य संचालित करने की चुनौती, तीसरी चुनौती है कि व्यक्तियों के मध्य अगर टकराव हो जाए या देश और राज्यों के मध्य में अगर आपसी विवाद हो जाए तो इनके समाधान के लिए कानून के अनुसार ही, किसके अनुसार, कानून के अनुसार ही न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती या न्यायिक व्यवस्था की चुनौती। तो इन तीन चुनौतियों का जो सामना है वो प्रत्येक देश की राज्य व्यवस्था करती है, प्रत्येक देश की सरकार करती है। तो यहाँ मैंने इनको इसलिए लिया है कि इन तीन चुनौतियों का समाधान जो संस्थाएं करती हैं वही क्या कहलाती हैं, शासन के अंग कहलाते हैं। आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ लिख सकते हो कि इन तीन चुनौतियों का समाधान करने वाली संस्था ही शासन के अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई शासन के अंगों की डेफिनेशन, के शासन के अंग की परिभाषा क्या होगी, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि इन तीन प्रश्नों को जब हमने लिया तो इनके समाधान यानी कि इन चुनौतियों का समाधान जो संस्थाएं करती हैं वही क्या कहलाते हैं, शासन के अंग कहलाते हैं। और इस आधार पर भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन के तीन अंग हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका और तीसरा है जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका। तो ये तीनों अंग क्या कर रहे हैं, इन चुनौतियों का समाधान करते हैं। जो हमारी विधायिका है वो क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। तो कानून निर्माण की जो चुनौती थी हमारी वो यहीं समाप्त हो गई और इसके लिए कौन सी संस्था आ गई, विधायिका आ गई। दूसरी चुनौती थी कि कानूनों के अनुसार शासन कार्य संचालित करने की, तो कानूनों के अनुसार जो शासन कार्य का संचालन करता है वो कौन सी संस्था करती है अपने यहाँ, वो कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका ने इस चुनौती का समाधान किया। अगर व्यक्तियों में या देश और राज्यों के मध्य में आपसी विवाद हो जाता है तो इनके समाधान की जिम्मेदारी किसकी होती है, न्यायपालिका की होती है। इसी प्रकार ये समस्या भी हमारी किसने समाप्त कर दी, न्यायपालिका ने समाप्त कर दी। इसीलिए इन तीनों समस्याओं का समाधान करने वाली संस्था ये क्या कहलाते हैं, शासन के अंग कहलाते हैं। अब हम एक एक करके उन अंगों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो तीन अंग कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो हो गया कार्यपालिका, दूसरा हो गया विधायिका और तीसरा हो गया न्यायपालिका। ठीक है, तो चलिए प्राचीन काल से लेकर के हम वर्तमान तक जो भी न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका की जितने भी रूप रहे हैं उन सब की चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए तो देखिए शासन के अंग, कितने अंग होते हैं शासन के, तीन अंग होते हैं। कौन कौन से, पहला कार्यपालिका, विधायिका, जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। दूसरा हो गया कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो ये तीन क्या हो गए हमारे शासन के अंग हो गए। तो इनकी जो बेसिक बातें थी, तो पहला सवाल हमारा क्या था कि
कि किसी भी राज्य व्यवस्था के सामने सबसे पहली चुनौती होती है कि वह राज्य व्यवस्था अपने यहाँ कानूनों का निर्माण कैसे करे और ये कानून कौन सी संस्था बनाएगी। तो भारत में कौन सी संस्था है जो कानूनों का निर्माण करती है? इसको विधायिका क्यों कहा गया है? क्योंकि विधान बनाने वाली संस्था ही क्या कहलाती है? विधायिका कहलाती है। तो ये क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि कानूनों का निर्माण, या ये भी कह सकते हैं कि कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था। ठीक है, दूसरा कार्यपालिका। तो कार्यपालिका है, विधायिका ने क्या किया? कानून बनाया, और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार देश का शासन चलाने वाली संस्था क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं कि कानूनों के अनुसार शासन संचालित करने वाली संस्था। क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, तीसरा जो हमारा प्रश्न था वो क्या था? तीसरी चुनौती कौन सी थी कार्यपालिका राज्य व्यवस्था के सामने? कि आपसी टकराव या आपसी मतभेदों को किस प्रकार से सुलझाया जाए। तो उसके लिए जो हमारी एक संस्था है उसका नाम क्या है? न्यायपालिका, जुडिशरी। तो कानूनों के अनुसार, यहाँ इसके लिए लिख सकते हैं कि कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था क्या कहलाती है? न्यायपालिका, अर्थात जुडिशरी कहलाती है। तो देखिए, इन तीन संस्थाओं की स्थापना से क्या हुआ? उस राज्य व्यवस्था की या उस सरकार की वो तीन जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, सबसे बड़ी जो चुनौती थी, वो क्या हो गई? दूर हो गई। इसीलिए इन तीनों संस्थाओं को क्या माना गया? शासन के अंग माना गया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? शासन के अंग कहा जाता है। अगर इनमें से एक भी अंग हटा दिया जाए तो गवर्नमेंट की या शासन के अंगों की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? खारिज हो जाएगी। क्यों खारिज हो जाएगी? क्योंकि मान लीजिए कि अगर न्यायपालिका को ही हटा दिया जाए और केवल विधायिका और कार्यपालिका ही यहाँ शासन करती रहें, तब क्या होगा? कि कानून बनता रहेगा और कानून के अनुसार शासन चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि केंद्र और किसी राज्य के बीच में आपसी मतभेद हो गया, तब इन दोनों के मतभेद को मिटाने के लिए भी तो कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए। जैसे आपके घरों में भी कई बार क्या होता है कि दो भाई होते हैं, उनके मध्य में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। अगर उनके बीच में लड़ाई चलती रहे तब क्या होगा? विध्वंसी तो होगा। क्यों? क्योंकि जब तक उनको कोई अलग नहीं करेगा, उनके विवादों का कोई निपटारा नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि एक देश के स्तर पर, सर्वोच्च स्तर पर भी क्या है? एक ऐसी संस्था होती है जो विवादों का निपटारा करती है, और विवादों का निपटारा करती है तो न्यायपालिका। अब देख लीजिए, हम इसको एक घर के एग्जाम्पल से लेकर के समझते हैं। देखो, मान लीजिए देश क्या है? एक परिवार है, और एक परिवार है तो इसका एक मुखिया है। मुखिया को हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। ऐसे ही हमारे प्रत्येक परिवार में क्या होता है? एक मुखिया होता है, और वो मुखिया क्या करता है? उस परिवार में रहने के लिए कुछ नियम बनाता है, और उन नियमों के अनुसार हम सारे जितने भी फैमिली के मेंबर होते हैं उन नियमों के अनुसार ही चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि पापा जी ने बोल दिया कि नहीं, 10 बजे के बाद में घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है, तो क्या आप 10 बजे के बाद में भी घर से बाहर निकलोगे? क्यों? क्योंकि अगर 10 बजे के बाद में अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो इसका मतलब क्या है? कि आपने अपने पिताजी के नियमों का उल्लंघन किया है, उसका पालन नहीं किया है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि एक देश के स्तर पर भी कुछ नियम बनाए जाते हैं, और उन्हीं नियमों को कानून कहा जाता है। तो विधायिका यहाँ क्या हो गई? पापा हो गई। कार्यपालिका यानी कि पापा सहित जितने भी मेंबर हैं वो सब क्या करते हैं? कि जो नियम बनाए हैं उनका पालन करते हैं, और उनके अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। जैसे घर में शासन किसका चलता है? वैसे मम्मी का चलता है, और मम्मी क्या करती हैं? घर में शासन चलाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा मान लीजिए हो गया, तो लड़ाई झगड़े का निपटारा भी कौन लोग करते हैं? जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? हमेशा विवादों का निपटारा करते हैं। तो यहाँ सबसे समझदार कौन है? न्यायपालिका है। ठीक है, तो एक फैमिली के स्तर पर भी हम राज्य व्यवस्था के इन तीनों अंगों को देख सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को ज़्यादा सीरियस ना लें, समझने के लिए यूज किया गया है। ठीक,
अब हम ये चीज़ समझ लिए कि 3 अंग कौन कौन से होते हैं और इनके कार्य क्या क्या होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि विधायिका क्या है, प्राचीन काल में विधायिका का क्या रोल था, धीरे धीरे अन्य देशों में विधायिका का क्या रोल है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारा जो अंग है वो कौन सा है, विधायिका है। और विधायिका को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। ठीक है, तो देखो लेजिस्लेचर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि ऐसा नहीं है कि जो विधायिका है वो संविधानवाद आने के बाद में या लोकतंत्र की स्थापना के बाद में ही आई है। इससे पहले भी क्या होता था कि विधायिका के तत्व देखे जा चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि राजतंत्र की हम बात करते हैं कि राजतंत्र में जो कानून बनाने वाली संस्था थी वो कौन सी थी, तो राजतंत्र में जो सबसे सर्वोच्च होता था वो कौन होता था, राजा होता था। तो राजा ही क्या करता था, कानूनों का निर्माण करता था। लेकिन ये तो होगी राजतंत्र की बात। अब बात करें हम धर्मतंत्र की, तो धर्मतंत्र में क्या होता है कि जो धर्म का सर्वोच्च अधिकारी होता है वही धार्मिक ग्रंथों में जो चीज़ें जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं को कानून का रूप दे देता है और उन्हीं कानूनों को रूप देने के बाद में क्या करता है, वो उन्हीं के अनुसार शासन चलाता है। ठीक है, इसीलिए जो धार्मिक मुखिया होता है उसको क्या मान लिया जाता है, अंतिम व्याख्याकार मान लिया जाता है उन कानूनों का। तो ये तो बात किसकी हो गई, प्राचीन काल की, कि राजतंत्र में किस प्रकार से विधायिका के बीज मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक काल में आए, आधुनिक काल में क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, तो आधुनिक काल में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो लोकतंत्र की स्थापना के बाद में सबसे पहला सवाल यही था कि जो कानूनों का निर्माण है ये जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। सबसे पहला जो काम था, सबसे पहला जो विचार था वो क्या था, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोगों का तंत्र, यानी कि जनता के द्वारा जो तंत्र या जो सिस्टम बनाया गया वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो इसमें ज़रूरी हो गया, नेसेसरी हो गया कि लोकतंत्र में जब कानून बनाया जाए तो वो भी किसकी इच्छा से बनाया जाए, जनता की इच्छा से बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ जो कानून बनेगा वो किसकी इच्छा से बनेगा, जनता की इच्छा से बनेगा। तो लोकतंत्र में हमेशा कोशिश की जाती है कि जनता की इच्छा को या तो सीधे तौर पर जान लिया जाए या इनडायरेक्ट रूप से जान लिया जाए। जिन देशों में, कुछ देश ऐसे हैं जहां जनसंख्या बहुत कम है, उनका क्षेत्रफल भी कम है, वहां तो क्या किया जाता है, जनता के विचारों को सीधे तौर पर जान लिया जाता है। लेकिन जिन राज्यों में या जिन देशों में जनसंख्या घनत्व जनसंख्या ज़्यादा है, जिनका क्षेत्रफल अपने आप में अधिक है, तो वहाँ जनता से सीधे तौर पर बात करना या उनकी राय लेना अपने आप में एक कठिन कार्य हो जाता है। तो ऐसे देशों में क्या किया जाता है कि कुछ प्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता के द्वारा। जनता क्या करती है, अपने अपने क्षेत्र से कुछ प्रतिनिधि चुन करके विधायिका में भेजती है और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, उनके कानूनों का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो चुनाव किया जाता है उनको इसीलिए चुना जाता है ताकि वो विधायिका में जाकर के क्या कर सकें, कानूनों का निर्माण कर सकें। और इसीलिए ये मान लिया जाता है कि इनकी सहमति से जो भी कानून बनाया गया, इन प्रतिनिधियों की सहमति से जो कानून निर्मित किया गया है वो जनता की इच्छा के अनुसार ही बनाया गया है। ठीक है, तो एक एक करके देखिए, कानून किसमें, लोकतंत्र में क्या माना जाता है कि कानून बनाने में जनता की राय ली जाए, और राय ली जाती है। तो देखो मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ ले लेता हूँ कि जैसे एक हमारा देश है स्विट्जरलैंड, सभी ने नाम सुना होगा, सबका सपना रहता है स्विट्जरलैंड जाने का, रहता है कि नहीं रहता, कि शादी करेंगे, हनीमून कहाँ मनेगा, स्विट्जरलैंड में। लेकिन जब शादी होती है तो हनीमून कहाँ मनाते हैं, मनाली, या कई लोग तो जा ही नहीं पाते बेचारे, सपना रह जाता है स्विट्जरलैंड उनका, मनाली भी सपना रह जाता है कई लोगों का, क्योंकि हो सकता है कि काम की व्यस्तता के कारण भी कई लोग नहीं जा पाते। तो देखिए स्विट्जरलैंड देखा सभी ने है, किसमें, मूवियों में देखा होगा, टीवियों में देखा होगा। आज सुन भी लीजिए इसके बारे में। ये इतना प्यारा देश है, इतना शानदार देश है कि यहाँ की जो
सरकार है वो क्या करती है कि कोई भी कानून या कोई भी नई व्यवस्था जब लेकर के आती है तो सीधे तौर पर जनता की राय ली जाती है यहाँ पर। तो जनता की राय किस प्रकार से ली जाती है, तो देखिए यहाँ दो सिस्टम चलते हैं, एक इनिशिएटिव का चलता है, एक रेफरेंडम का चलता है, जिसे कहते हैं पहल और जनमत संग्रह। तो यहाँ क्या किया जाता है कि जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह में प्रत्येक व्यक्ति को ये अवसर दिया जाता है कि वह अपनी राय सरकार तक पहुँचाए, और उन सभी की जब जनमत संग्रह करा लिया जाता है उसके बाद में विचार करती है सरकार कि सबसे ज़्यादा जो मत जिस पक्ष में आए हैं उसी को कानून का रूप दे देते हैं। तो यहाँ स्विट्जरलैंड में ऐसा क्यों संभव हो पाया, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या है, कम है, यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो भी कम है, इसीलिए यहाँ सरकार प्रत्यक्ष रूप से जनता को कानून बनाने में सहभागी बना लेती है। लेकिन हम अमेरिका और भारत जैसे अगर देश की बात करते हैं तो भारत देश अपने आप में ही क्या है, भौगोलिक रूप में बहुत बड़ा है, और भौगोलिक रूप में बड़ा होने के साथ साथ यहाँ पर क्या पाई जाती है, प्रजातीय विविधता भी पाई जाती है। प्रजातीय विविधता है, दूसरी जनसंख्या विविधता है, भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है। तो इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भारत जैसे देश में ये संभव नहीं है कि जनता को कानून बनाने के लिए सीधे तौर पर शामिल कर लिया जाए। तो भारत जैसे देश में क्या होगा कि यहाँ कुछ जो क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, तो भारत को उन निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और उन निर्वाचन क्षेत्रों की जो जनता होती है वो क्या करती है कि अपने अपने क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुनेगी, और वो प्रतिनिधि क्या होगा, या तो विधानसभा में जाएगा या संसद में जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्विट्जरलैंड में दो व्यवस्थाएं चलती हैं, एक तो चलती है पहल और दूसरी चलती है जनमत संग्रह। तो इसके माध्यम से जनता को कानून बनाने में शामिल कर लिया जाता है। रीजन क्या है यहाँ शामिल करने का, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है स्विट्जरलैंड का वो कम है और जनसंख्या भी कम है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप बात करें भारत की, तो भारत की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 135 करोड़ के आसपास है, और सरकार अगर ये ठान ले कि कानून बनाना है और जनता की राय लेनी है, आप सोचिए, मतलब एक गैस कीजिए, इमेजिन कीजिए कि क्या स्थिति बनेगी। प्रत्येक घर में आप जाएंगे कि भाई साहब हम ये कानून बना रहे हैं, लेके आ सकते हैं क्या? तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, चाची कुछ बोल रही हैं, ताऊ कुछ बोल रहे हैं, भैया कुछ बोल रहे हैं, दादाजी कुछ बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा, दादी कह रही नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो भारत जैसे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है कि उनको ये इस काम के लिए, जनमत संग्रह के लिए क्या करना पड़ेगा, भारत सरकार को एक बहुत बड़ी संख्या में क्या करनी पड़ेगी, वैकेंसी निकालनी पड़ेंगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए यहाँ क्या किया गया, लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र के अंतर्गत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना की गई, और प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से ही भारत में क्या किया गया, विधायिका का गठन किया गया। ठीक है, तो यहाँ तो इन दोनों के माध्यम से कर लिया जाता है। लेकिन अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के माध्यम से किसका गठन किया गया है, विधायिका का गठन किया गया है। अब एक बार ये जो शब्द है प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसके बारे में भी हम समझेंगे। विधायिका का गठन किया गया है। देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि पूरे देश को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और उन निर्वाचन क्षेत्रों से एक प्रतिनिधि कहाँ भेजा जाता है, लोकसभा में या विधानसभा में भेजा जाता है, और अपने अपने क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, अर्थात प्रत्येक प्रतिनिधि क्या कर रहा है, अपने यहाँ के क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र बोला जाता है। तो जब ये लोग यहाँ से चुन के आते हैं तब क्या होता है, विधायिका का गठन होता है, और विधायिका का गठन होता है तो ये सभी प्रतिनिधि क्या करते हैं, अपनी आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि सभी प्रतिनिधि, क्योंकि पूरा देश है, कोई साउथ से चुन के आ रहा है, कोई नॉर्थ से चुन के आ रहा है, कोई पूर्वोत्तर से चुन के आ रहा है, तो सभी प्रतिनिधि किससे,
आपसी सहमति से क्या करते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो जब ये आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण कर लेते हैं तो बड़े देशों में, बड़े लोकतंत्र में माना जाता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही कानून का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसा मान लिया जाता है कि इनके द्वारा जो इनकी सहमति से कानून बनाया गया है वो जनता की इच्छाओं के अनुसार ही बनाया गया है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है भारत की विधायिका के बारे में। ये तो हो गई बेसिक बातें विधायिका की। अब हम भारत की विधायिका की बात कर लेते हैं कि भारत की जो विधायिका है वो क्या है, उसमें कितने सदन शामिल हैं और प्रत्येक सदन की अपनी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। उसकी तुलना भी करेंगे हम अमेरिका की विधायिका से और ब्रिटेन की विधायिका से। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे एक एक बात को। चलिए, भारत की विधायिका में क्या क्या शामिल है। तो देखो, हमारी जो विधायिका है वो 2 अंगों से मिलकर के बनी है। एक तो है लोकसभा, हैं तो 3 अंग, लेकिन तीसरे अंग की हम बाद में बात करेंगे। दूसरा है राज्यसभा, यानी कि 2 सदन हैं, 2 सदन से मिलकर बनी है राज्यसभा। देखिए, कई बार एग्जाम में ऐसा सवाल आता है कि बताइए राज्यसभा में, जो संसद है अपनी, जो विधायिका है वो कितने सदनों से मिलकर के बनी है। जब सवाल ये पूछा जाए कि हमारी विधायिका कितने सदनों से मिलकर के बनी है, तब हम क्या कहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, अर्थात 2 सदनों से मिलकर के बनी है। जब सवाल ये पूछा जाए कि हमारी विधायिका किन किन अंगों से मिलकर के बनी है, तब इसमें हम एक तीसरा शब्द भी जोड़ सकते हैं जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए इनको यहीं पर ब्लॉक कर देते हैं। अब हम इन दोनों की बात करते हैं। तो हमारी जो लोकसभा है ये क्या है, इसे हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसको निम्न सदन क्यों कहा जा रहा है और इसको उच्च सदन क्यों कहते हैं। तो निम्न सदन की बात देखो ये है कि लोकसभा में जो व्यक्ति जाते हैं वो जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ठीक है, इनका जो चुनाव होता है वो किस रूप में होता है, प्रत्यक्ष रूप में होता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित का मतलब है कि जनता ने स्वयं ही निचले स्तर से इनको चुन करके कहाँ भेजा है, विधायिका में भेजा है, लोकसभा में भेजा है। इसीलिए लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और उच्च सदन राज्यसभा को क्यों कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा व्यक्तियों का, सदस्यों का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। इसीलिए यहाँ का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इनडायरेक्ट रूप से होगा। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो किस रूप से निर्वाचित होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, ठीक है। 2 बातें क्लियर हो गई। ये क्यों है निम्न सदन, क्यों, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जा रहे हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये जनता के द्वारा, बहुत अच्छे से समझना इसको, चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से, ठीक है। इसको निम्न सदन इसलिए कहा गया क्योंकि ये जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं। उच्च सदन क्यों कहा गया, क्योंकि पहले जनता इसके, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको चुनेगी, फिर विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इसीलिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। इसीलिए इसको उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब अगली बात आती है कि कानून बनाना, इसका मुख्य कार्य क्या है विधायिका का, कानून का
निर्माण करना। तो कानून बनाने में जो सबसे ज़्यादा भूमिका होती है वो इन दोनों सदनों में से किस सदन की होगी? तो देखिए, जब जनता के द्वारा यानी कि कानून बनाने में, अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र में अगर विधायिका है, तो लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं को वरीयता दी जाती है और जनता ने जिन सदस्यों को चुन करके लोकसभा में भेजा है, तो क्या इसमें लोकसभा की भूमिका ज़्यादा होगी या राज्यसभा की भूमिका ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर कानून निर्माण में याद रखना, कानून निर्माण में इसकी भूमिका क्या होती है? सर्वाधिक होती है और इसकी भूमिका कम हो जाती है। ठीक है, दो चीज़ें समझ में आई कि उच्च सदन निम्न सदन क्यों कहा गया, चुनाव कैसे होता है इसका, प्रत्यक्ष रूप से, इसका अप्रत्यक्ष रूप से। कानून बनाने में इसकी भूमिका ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जनता की प्रतिनिधि हैं और ये जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, सदस्य हैं, इसीलिए इसकी भूमिका क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इनको हम विस्तार से समझेंगे कब? जब हम स्पष्ट रूप से संसद पढ़ेंगे, एक एक अंग पढ़ेंगे। अगली बात ये आती है कि भारत में इस दूसरे सदन की आवश्यकता क्यों पड़ी? चलिए, पहले सदन की आवश्यकता तो हमने इसलिए मान ली क्योंकि कानून बनाने में जनता की इच्छाओं को रखना था, लेकिन इस दूसरे सदन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, जितने भी संघात्मक देश हैं, ठीक है, तो संघात्मक देशों में क्या होता है कि उच्च सदन की आवश्यकता होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि राज्यसभा क्या है? राज्यों के प्रतिनिधियों की सभा है। तो राज्यों के प्रतिनिधि क्या करते हैं कि संघात्मक ढांचे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए दूसरे सदन के आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि राज्यों की शक्तियों को भी या राज्यों के कुछ अधिकारों को भी वरीयता दी जाए, इसीलिए राज्यसभा को क्या किया गया? स्थान दिया गया और इसीलिए राज्यसभा में राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम थोड़ी सी अमेरिका की भी, इसकी तुलना भी कर लेते हैं कि किस प्रकार से भारत की जो विधायिका है वो अमेरिका की विधायिका से भिन्न है। तो देखिए, अमेरिका में भी दो सदन होते हैं, एक तो होता है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा होता है सीनेट। तो देखो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ का क्या हो गया? निम्न सदन हो गया, और सीनेट क्या हो गया? उच्च सदन हो गया। तो हम अपनी राज्यसभा की तुलना किससे कर सकते हैं? सीनेट से कर सकते हैं, और लोकसभा की तुलना किससे कर सकते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से कर सकते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि अमेरिका की जो सीनेट है, अमेरिका का जो उच्च सदन है, यहाँ पर प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की जो संख्या है वो क्या है? बराबर है। तो वर्तमान में अमेरिका में राज्यों की संख्या है 50 और सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल संख्या 100 है। तो ये माना गया है कि प्रत्येक राज्य से सीनेट में कितने सदस्य चुन करके आएंगे? 2 सदस्य चुन करके आएंगे। तो इस प्रकार भारत की जो राज्यसभा है, यहाँ जो सीटों का निर्धारण किया गया है वो किया गया है जनसंख्या के आधार पर, यानी कि परसिमन आयोग ने 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया और उसके आधार पर प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर क्या चुना जाएगा? राज्यसभा का एक सदस्य चुना जाएगा 50 लाख पर, सॉरी। तो यहाँ तो क्या कि प्रत्येक राज्य से, चाहे वो राज्य बड़ा हो, चाहे उसकी जनसंख्या अधिक हो, चाहे कम हो, उससे 2 व्यक्ति चुन करके आएंगे। तो यहाँ राज्यों को क्या दिया गया है? समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन भारत के उच्च सदन में क्या है? यहाँ जनसंख्या के आधार पर जब सीटों का विभाजन किया गया तो यूपी से 31 राज्यसभा के सदस्य हैं, राजस्थान से 10 ही हैं, कई राज्य तो पूर्वोत्तर के ऐसे हैं जहाँ से एक एक सदस्य राज्यसभा में चुन करके आता है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका की सीनेट में सभी राज्यों को क्या किया गया? समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि भारत की राज्यसभा में या भारत के उच्च सदन में सभी राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व दिया गया। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तो देखिए, कई बार यूपीएससी, पीसीएस या आरएएस में, मेंस में इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि किस प्रकार से भारत का जो उच्च सदन है वो अमेरिका के उच्च सदन से भिन्न है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि इन उच्च सदनों की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि केंद्र क्या ना कर सके कि राज्यों की शक्तियों को ना छीन सके। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि उच्च सदन की स्थापना इसलिए भी की गई ताकि
केंद्र शक्तिशाली न हो जाए, और केंद्र शक्तिशाली हो गया तो राज्यों की शक्तियां क्या हो जाएंगी, छिन जाएंगी, जिससे तानाशाही बढ़ेगी और निरंकुशता को जन्म होगा। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट थे। अब एक अपवाद हमारे सामने यहाँ किसका आता है, ब्रिटेन का ये आता है कि ब्रिटेन एकात्मक देश है, और एकात्मक देश में वहाँ भी क्या है, वहाँ की विधायिका भी द्विसदनीय है, लेकिन वहाँ द्विसदनीय व्यवस्था की आवश्यकता थी ही नहीं, फिर भी वहाँ द्विसदनीय विधायिका है। यहाँ तो मान लिया कि भारत और अमेरिका किस तरीके के देश हैं, संघात्मक देश हैं, लेकिन जो ब्रिटेन है वो किस प्रकार का देश है, एकात्मक देश है। तो एकात्मक या यूनिटरी देशों में क्या होता है कि एक सदनीय व्यवस्था ज़्यादातर प्रचलित होती है, लेकिन इसके अगर अपवाद की बात कर लेते हैं तो इसका अपवाद क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटेन में भी 2 सदन हैं आपके। पहला तो है हाउस ऑफ कॉमन्स, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी यहां से, हाउस ऑफ, चलिए लिख ही देता हूं, कॉमन्स, और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो देखो यहां जो सबसे शक्तिशाली सदन है वो कौन सा है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, और सबसे निर्बल या सबसे कम शक्तिशाली जो सदन है वो कौन सा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो देखो यहाँ दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, इस दूसरे सदन को इसलिए रखा क्योंकि यहाँ जितने भी विशिष्ट व्यक्ति हैं, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको संसद में आने का मौका मिले, ना कि इसलिए कि राज्यों की शक्तियों को बचाया जा सके या राज्यों को वरीयता दी जा सके। ठीक है, तो इतनी सी बात याद रखना। अब दूसरा सवाल यहाँ से मेंस में ये बन सकता है कि भारत का उच्च सदन ब्रिटेन के उच्च सदन से किस प्रकार भिन्न है। तो आप कह सकते हैं कि भारत के उच्च सदन में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्योंकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। लेकिन ब्रिटेन एक एकात्मक देश है, एकात्मक देश होने के साथ साथ यहाँ उच्च सदन की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ केवल उच्च सदन इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि यहाँ कुछ अति विशिष्ट व्यक्तियों को अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए उच्च सदन की क्या की गई, स्थापना की गई, ना कि इसलिए कि राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छे से आप मेरी समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगली बात आती है कि मान लीजिए कोई, ये विधायिका की जो स्थापना की हमने किसके लिए की थी, कानून बनाने के लिए। तो लोकसभा से अगर कोई विधेयक आया, यहाँ से पारित हो गया, फिर राज्यसभा से पारित हो गया, और अंत में जब वो विधेयक जाता है तो उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, किसके साइन होते हैं, राष्ट्रपति के साइन होते हैं। तब जा करके वो विधेयक क्या बनता है, अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है, कानून बनता है। तो विधायिका किस प्रकार से कानून का निर्माण करती है, तो कोई भी कानून अगर ये पूछा जाए कि स्टार्टिंग में किस रूप में पेश किया जाता है, तो आपको बताना है वो विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। और कोई भी विधेयक दोनों सदनों में से कहीं भी पेश किया जा सकता है। जैसे मान लो लोकसभा में अगर ये विधेयक आ गया तो सबसे पहले ये लोकसभा में पारित होना चाहिए, इसके बाद में ये विधेयक राज्यसभा में जाना चाहिए, और जब ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है फिर इसको कहाँ भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तब जा कर के ये विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अधिनियम कब बनेगा, जब राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा, साइन कर देगा। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी विधायिका। अब बात कर लेते हैं कार्यपालिका की कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है। बोतल देना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप विधायिका क्या होती है और इसका काम क्या होता है। अमेरिका और ब्रिटेन की विधायिका से किस प्रकार भारत की विधायिका अलग है। अब आता है हमारा अगला अंग, कार्यपालिका। और कार्यपालिका के लिए आपने क्या देखा था कि विधायिका के अनुसार बनाए गए कानूनों के अनुसार जो भी संस्था शासन का संचालन करती है, शासन चलाती है, वो क्या कहलाती है, कार्यपालिका कहलाती है। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन हम लोग समझ चुके थे। अब थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि कार्यपालिका क्या होती है। अगला सेकंड पॉइंट क्या आ गया हमारा, कार्यपालिका, जिसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है।
ठीक है, चलिए एग्जीक्यूटिव के बारे में भी अच्छे से समझ लीजिए। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि व्यक्तियों का ऐसा समूह, जो इसकी डेफिनेशन लिख लेना, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन का संचालन करता हो। क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ये समझनी है, या ये भी कह सकते हैं कि विधायिका ने जो कानून बनाए उनको लागू करने वाली संस्था क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अर्थात कानूनों को लागू करने वाली संस्था, कानूनों को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। तो जैसे हमने देखा था कि प्राचीन काल में राजतंत्र में जो विधायिका होती थी वो राजा के अनुसार चलती थी। तो अगर हम प्राचीन व्यवस्थाओं को थोड़ा सा और देखते हैं तो प्राचीन काल में जैसे मोनार्की यानी कि राजतंत्र में जो कार्यपालिका और विधायिका होती थी वो क्या होती थी? एक होती थी। उन दोनों में कोई भी भेद नहीं होता था, यानी कि राजा ही दोनों का क्या माना जाता था। अगर हम राजतंत्र की बात करते हैं तो राजतंत्र में राजा ही इन दोनों संस्थाओं का क्या होता था? प्रमुख होता था। क्यों? क्योंकि वही तो कानून को बनाता था, वही कानून को लागू करता था। इन दोनों संस्थाओं का प्रमुख होता था। लेकिन अब डेमोक्रेसी आ गई वर्तमान में। धर्मतंत्र की अगर बात करते हैं कि धर्मतंत्र में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, तो देखिए धर्मतंत्र में कार्यपालिका का प्रमुख वही होगा जो धर्म का सर्वोच्च अधिकारी होगा। तो यहाँ पर धर्म का सर्वोच्च अधिकारी क्या हो जाएगा? कार्यपालिका का प्रमुख हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल की, और आधुनिक काल में किसकी बात कर रहे हैं? लोकतंत्र की। कि लोकतंत्र में जो कार्यपालिका है वो क्या है। ठीक है, तो देखो जिस तरीके से जैसे जैसे संविधानवाद का विकास हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कार्यपालिका की जो संरचना है उसमें परिवर्तन आया, और कार्यपालिका की संरचना में परिवर्तन आया। तो आज हम जो कार्यपालिका की बात कर रहे हैं उसको हम दो भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं वो दो भाग कौन कौन से हैं। इसकी डेफिनेशन आप समझ ही गए। तो अब कार्यपालिका के थोड़े से प्रकारों की बात करते हैं। तो कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो देखिए कार्यपालिका के प्रकार। तो पहली तो हो गई राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। दूसरी हो गई स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो देखो स्थायी कार्यपालिका क्या होती है कि कार्यपालिका का जो सर्वोच्च स्तर होता है वो राजनीतिक कार्यपालिका होती है। पहली बात ये याद रखना। और इसके जो प्रतिनिधि होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं वो निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, चाहे तो वो डायरेक्ट रूप से चुने जाएं चाहे इनडायरेक्ट रूप से चुने जाएं। तो देखिए जो राजनीतिक कार्यपालिका है भारत की, उसके भी कुछ प्रतिनिधि हैं। जो कुछ प्रतिनिधि तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रूप से चुने गए हैं, यानी कि कुछ सदस्यों को कब शामिल किया जाए, किससे शामिल किया जाता है? लोकसभा से अगर शामिल किया गया हो तो वो तो आ जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से चुन करके, और जिन सदस्यों को राज्यसभा से कार्यपालिका में शामिल किया हो वो इनडायरेक्ट रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आ जाएंगे। लेकिन इस तरह के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होगा? तो उनका जो कार्यकाल है वो कुछ समय के लिए होता है, निश्चित होता है, जिसे हम लगभग 5 या 6 वर्ष का कार्यकाल कहते हैं। अगर कार्यपालिका कोई व्यक्ति राज्यसभा का है और कार्यपालिका का सदस्य है तो उसका कार्यकाल निश्चित होगा कितना? 5 वर्ष, या जब तक प्रधानमंत्री चाहे या राष्ट्रपति चाहे, मंत्रिमंडल चाहे, तब तक ही उसका कार्यकाल काउंट किया जाता है, कार्यकाल काउंट किया जाता है। दूसरी बात हो गई स्थायी कार्यपालिका की, कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या है। तो देखिए स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही के सदस्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है,
जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, चाहे वो आईएएस हो गए, अन्य ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, तो ये जो सारे सदस्य हैं ये किसके सदस्य हैं? नौकरशाही के सदस्य हैं। और नौकरशाही के सदस्यों को किस में शामिल किया जाता है? स्थायी कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। यानी कि ये जितने भी सदस्य हैं ये अपने अपने क्षेत्र में क्या होते हैं? विद्वान होते हैं, पारंगत होते हैं। तो सरकार क्या करती है कि इनकी मदद के अनुसार ही शासन का संचालन करती है। तो इसीलिए इनका जो कार्यकाल है ये फिक्स नहीं होता है, अर्थात इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। लेकिन ये राजनीतिक जो कार्यपालिका है इसका जो कार्यकाल है वो स्थायी नहीं होता है, इसीलिए इसको अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो हम राजनीतिक कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक कार्यपालिका में और कितने प्रकार, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार की कार्यपालिका चल रही है, कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है? तो देखिए, सबसे पहली जो कार्यपालिका होगी वो होगी अध्यक्षीय कार्यपालिका। यहाँ हम 3-4 प्रकारों की बात करेंगे। अध्यक्षीय कार्यपालिका। दूसरी जो कार्यपालिका है वो है संसदीय कार्यपालिका। तीसरी है दोहरी कार्यपालिका। और चौथी है बहुल कार्यपालिका। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में कुछ इस प्रकार की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का संचालन हो रहा है। तो देखिए, जो अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है ये किस प्रकार के देशों में, तो जहाँ अमेरिका जैसे हमारा एक देश है तो अमेरिका में क्या है? अध्यक्षीय कार्यपालिका है। क्यों है अध्यक्षीय कार्यपालिका? क्योंकि यहाँ का जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ के राष्ट्रपति को किस प्रकार से चुना जाता है? तो देखिए, अमेरिका में जो जनता होती है वो क्या करती है? एक निर्वाचक गण का निर्माण करती है और यही निर्वाचक गण क्या करता है? राष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है, इसीलिए अध्यक्षीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो कौन माना जाता है? राष्ट्रपति माना जाता है वास्तविक प्रमुख। और सारी शक्तियां इसकी कार्यपालिका की किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसीलिए अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक प्रणाली को अध्यक्षीय राजनीतिक प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो अध्यक्षीय कार्यप्रणाली किस प्रकार के देशों में चल रही है? तो अमेरिका जैसे देश में चल रही है। दूसरी आ गई हमारी संसदीय कार्यप्रणाली। तो संसदीय कार्यप्रणाली कहाँ चलेगी? संसद कहाँ पर है? एक तो है तो अमेरिका में भी संसद, लेकिन अमेरिका की संसद और भारत की संसद क्या है? भिन्न भिन्न है। इन दोनों की संरचना में अंतर है। ठीक है, तो भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में संसदीय कार्यपालिका है। ठीक है, क्यों है संसदीय कार्यपालिका? क्योंकि विधायिका के सदस्यों में से ही कौन चुने जाते हैं? यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसीलिए भारत में क्या है? संसदीय कार्यपालिका। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव, कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव विधायिका के सदस्यों में से ही किया जाता है। ठीक है, अब अगली जो कार्यपालिका आ रही है दोहरी कार्यपालिका। तो जो दोहरी कार्यपालिका है ये फ्रांस जैसे देशों में प्रचलित है। कैसे, कौन से देश में प्रचलित है? फ्रांस में प्रचलित है। तो फ्रांस में क्या किया जाता है? दोहरी का मतलब है कि जिस कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हों और उन दोनों में शक्तियों का क्या हो? बराबर विभाजन हो। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? दोहरी कार्यपालिका कहा गया है। तो फ्रांस में जो शक्तियों का विभाजन होता है वो कितने लोगों के मध्य में होता है? 2 लोगों के मध्य में होता है। ठीक है, तो शक्तियां यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य में बराबर बराबर बांट ली जाती हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति
तो ये दोनों ही यहाँ की कार्यपालिका के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दोहरी कार्यपालिका कहा जाता है। एक बची हमारी बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका चलती है स्विट्जरलैंड जैसे देशों में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में क्या है, देखिए बहुल का मतलब है कि ऐसी कार्यपालिका जिसके प्रमुख नाम मात्र के हों, और नाम मात्र के प्रमुख का मतलब है यानी कि इसका जो सर्वोच्च अधिकारी हो उसके पास नाम मात्र की शक्तियां हों, बाकी की शक्तियां किसके पास होंगी, इसके अन्य सदस्यों के पास में होंगी। तो यहाँ एक बात याद रखना कि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है ये 7 सदस्यीय कार्यपालिका है। देखना आपको दिख रहा होगा 7 सदस्यीय कार्यपालिका है। और इसमें क्या होता है कि एक तो प्रमुख होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो किस प्रकार का होगा, उसके पास कैसी शक्तियाँ होंगी, नाम मात्र की शक्तियाँ होंगी, नाम मात्र का होगा। लेकिन यहाँ एक बात और आपको याद रखनी है कि इसकी जो कार्यपालिका के जो 7 सदस्य हैं, इन सभी सदस्यों को प्रत्येक वर्ष क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है या पुनः चुन लिया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। तो ये कार्यपालिका के कुछ रूप थे। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत की कार्यपालिका क्या है, भारत की कार्यपालिका अपने आप में कौन सा रूप समेटे हुए है, किस प्रकार से भारत की कार्यपालिका की अपनी विशेषताएं, तो देखिए अब भारत की कार्यपालिका की बात समझ लेते हैं। तो भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है ये तो आपको समझ में आ गई होगी। संसदीय कार्यपालिका है, और संसदीय कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो किससे चुने जाते हैं, विधायिका के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। और उन्हीं को क्या बनाया जाता है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। और मंत्रिमंडल ही भारत में कार्यपालिका का निर्माण करता है और शासन संचालित करता है, ठीक है। तो भारत के लेवल पर देखा जाए कि भारत में जो कार्यपालिका है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए भारत की जो कार्यपालिका है वो किस देश की कार्यपालिका से समानता रखती है, तो आप बेझिझक कहना कि भारत की कार्यपालिका ब्रिटेन की कार्यपालिका के समतुल्य है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की जो विधायिका है उसी विधायिका से क्या किया जाता है, उसके कार्यपालिका के सदस्यों को चुना जाता है। ऐसे ही भारत में विधायिका के सदस्यों में से किसको चुना जाता है, कार्यपालिका के सदस्यों को चुना जाता है। और इसीलिए दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समतुल्य हो गए। दूसरी चीज, जो कार्यपालिका का मंत्रिमंडल बनता है, ये मंत्रिमंडल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए भारत में जो मंत्रिमंडल होता है ये सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर या सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। और इसका जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ये किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, किसके प्रति होगा, लोकसभा के प्रति होगा। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर भारत की कार्यपालिका क्या करती है, कार्य करती है। इसी प्रकार इंग्लैंड की कार्यपालिका की भी किस पर कार्य करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व पर कार्य करती है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के समतुल्य हो गया। लेकिन जो हमारी कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो क्या है, नाम मात्र का प्रमुख है। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन हो गया, राष्ट्रपति भारत में। नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है, यानी कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारत में शासन से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति को क्या माना गया है, कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख है, यानी कि शक्तियों का जो वास्तविक रूप से प्रयोग करता है वो कौन है, प्रधानमंत्री होता है। ये भी कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो सामान्य स्थितियों में या सामान्यतः मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। किसकी सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कार्यपालिका। अब बात करते हैं हम न्यायपालिका की, जुडिशरी की, कि किस प्रकार से न्यायपालिका कानूनों का निर्माण करती हो, किस प्रकार से न्यायपालिका की शक्तियां अपने आप में बढ़ गई हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। दो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है। अब अगला पॉइंट हमारा आता है न्यायपालिका का।
जिसे हम जुडिशरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसी संस्था जो कानूनों के अनुसार क्या करे, विवादों का निपटारा करे, विवादों का समाधान करे, वो क्या कहलाती है, न्यायपालिका कहलाती है। किंतु आजकल न्यायपालिका की जो भूमिका है वो क्या है, बदल चुकी है, बढ़ चुकी है। वो क्यों बढ़ चुकी है, क्योंकि कई कानून क्या होते हैं, जैसे या मैं बोल सकता हूँ कि जो कई कानून हैं वो क्या हैं, कुछ स्पष्ट रूप से हैं, संविधान में इतनी जटिल भाषा में दिए गए हैं, अस्पष्ट और गूढ़ हैं कि उनका जो अर्थ है वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो न्यायपालिका क्या करती है कि यहीं पर संविधान की व्याख्या करती है, और संविधान की व्याख्या करती है तो उसको बोला जाता है संविधान की मौलिक व्याख्या। तो फिर किसे आगे आना पड़ता है जटिल कानूनों के इंटरप्रिटेशन के लिए, निर्वचन के लिए न्यायपालिका को आना पड़ता है। तो संवैधानिक व्याख्या कौन करता है, तो कौन करेगा, न्यायपालिका करती है, जिसे मौलिक व्याख्या कहा जाता है। अब देखिए, अगर किसी कानून की व्याख्या न्यायपालिका ने कर दी तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। और कानून बन जाएगा तो इस प्रकार के कानून को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के कानून को कहा जाता है जज मेड लॉ, अर्थात न्यायपालिका या न्यायाधीश निर्मित कानून। क्योंकि संविधान की जो व्याख्या की जाती है वो न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है, इसीलिए इसको जज मेड लॉ भी कहते हैं, जज मेड लॉज, या ये भी बोल सकते हैं जुडिशरी मेड लॉज। ठीक है, तो जज निर्मित कानून भी या न्यायाधीश निर्मित कानून भी इसको कहा जाता है। अगला जो पॉइंट आता है कि मान लीजिए किसी अस्पष्ट कानून की व्याख्या इसने कर दी, या किसी विवाद में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो ये जो व्याख्याएं हैं यही क्या ले लेती हैं, अपने आप में कानून का रूप ले लेती हैं, इसीलिए इनको न्यायाधीश निर्मित कानून कहा गया। अब भारत के जो भी उच्च स्तर पर जितनी भी न्यायालय हैं वो क्या हैं कि अगर उन्होंने कोई निर्णय दे दिया तो उनके निर्णय को पूर्व निर्णय कहा जाता है, और उस पूर्व निर्णय के आधार पर जितने भी निम्न स्तर की जो न्यायपालिका हैं वो क्या करती हैं, अपने अपने कानूनों का निर्धारण करती हैं। जैसे मान लो सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया और मान लीजिए इसी प्रकार का कोई मामला किस में आ गया, उच्च न्यायालय में आ गया, तो उच्च न्यायालय क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को, उस व्याख्या को देखेगा और उसके आधार पर ही उस प्रकार के समान मामले के ऊपर फैसला सुनाएगा। अब अगर उच्च न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया है तो अधीनस्थ न्यायालय क्या करते हैं कि सर्वोच्च यानी कि उच्च स्तर के न्यायालयों के फैसलों को आधार बनाकर ही क्या करते हैं, सेम मामलों में, ठीक है, अपने फैसले देते हैं। इसीलिए इन जो निम्न स्तर के जो आपकी न्यायपालिका हैं इनको किसका ध्यान रखना पड़ता है कि जो उच्च स्तर की न्यायपालिका हैं इन्होंने पूर्व निर्णय क्या दिया है, उनके आधार पर ही ये अन्य मामलों का निपटारा करते हैं। दूसरी चीज़ है कि न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं वो क्या है। तो देखिए, न्यायपालिका की अगर हम भारत की बात करते हैं तो इसकी जो शक्तियां होंगी इनको मैं एक क्रम से लिख देता हूं यहाँ। तो पहली शक्ति तो है कानून की व्याख्या करना, ठीक है। दूसरी, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तीसरी शक्ति है संविधान का निर्वचन करना, इंटरप्रिटेशन करना। और जो सबसे अंतिम है न्यायिक समीक्षा करना। अब एक एक करके हम इन चारों को एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, कानून की व्याख्या करने का मतलब है कि संविधान की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करना। कि अगर मान लीजिए कोई कानून इतना जटिल है, इतना गूढ़ है कि उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो सीधा कहाँ जाता है, न्यायपालिका के पास जाता है। और न्यायपालिका क्या करती है, फिर उसका अर्थ अपने हिसाब से निकालती है।
दूसरी आती है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो देखिए कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी दे रखी है और ऐसे देशों में ये आवश्यक हो जाता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उनके मूल अधिकारों की रक्षा कर सके। मूल अधिकार क्यों दिए जाते हैं? तो देखिए जो मूल अधिकार दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं कि जिससे व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या हो सके, मानसिक क्या हो सके, विकास हो सके। और उस विकास को रोकने के लिए कई बार सरकार तानाशाह हो जाती है, लोगों के मूल अधिकारों को सीमित कर देती है। तो सरकार लोगों के मूल अधिकारों को सीमित ना करे, इसीलिए न्यायपालिका मूल अधिकारों की रक्षा करती है। इसीलिए न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? संविधान का संरक्षक कहा जाता है, मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी संविधान की जो एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन है वो इसका काम है। अगला आता है सबसे इम्पोर्टेंट, न्यायिक समीक्षा करना। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि मान लीजिए विधायिका ने कोई ऐसा कानून पारित कर दिया जो राज्य व्यवस्था के या मूल अधिकारों के विरुद्ध है, और राज्य व्यवस्था या मूल अधिकारों के विरुद्ध में अगर कोई कानून है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ा हो जाता है। वो क्या करता है कि तुरंत बोल देगा कि भाई साहब आपने जो कानून बनाया है ये मूल अधिकारों के विरोध में है, असंगत है या संविधान के असंगत है, आप इस कानून को लागू नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर, उस विधि पर, उस लॉ पर क्या कर दिया? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जुडिशियल रिव्यू कर दिया तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है वो विधायिका और कार्यपालिका से बहुत अधिक है। दूसरी चीज़ आप ये याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं वो किस प्रकार के देशों में बढ़ती हैं। तो देखो जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है, भारत और अमेरिका जैसे देशों में सर्वोच्च न्यायालय अपने आप शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उसका जो कार्य क्षेत्र है वो भी क्या है? बड़ा है। लेकिन जहाँ यूनिटरी सिस्टम है, एकात्मक प्रणाली है, उन देशों में संसद न्यायपालिका के संदर्भ में या न्यायपालिका की तुलना में क्या हो जाती है? सबसे शक्तिशाली हो जाती है। तो इंग्लैंड क्या है? एकात्मक देश है, वहाँ पर न्यायपालिका की स्थापना ही 2010 में की गई है, जबकि भारत में बहुत पहले, अमेरिका में बहुत पहले क्या हो गई? न्यायपालिका की स्थापना हो गई और धीरे धीरे इसने क्या कर लिया? अपने आप को शक्तिशाली बना दिया। अगर हम भारत की एग्जांपल लेते हैं तो देखिए इंडिया की जो न्यायपालिका है इसने क्या किया कि जो न्यायिक समीक्षा थी इसको किस में शामिल कर दिया? संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया। और बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब बेटा ये होता है कि विधायिका क्या कर सकती है कि पूरे संविधान में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में या आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है मूल ढांचा, ठीक है, या इसे आधारभूत ढांचा भी कहते हैं। अब देखिए इसने बहुत तगड़ा खेल खेला यहाँ पर। क्या खेल खेला? अब आपसे ये कह दिया जाए, आपके हाथ में तो लड्डू दे दिए जाएं कि ये तो लड्डू हैं आपके हाथ में, इनको ऐसे ही पकड़ के रखो लेकिन खाना नहीं है। अब देखिए कई बार सुप्रीम कोर्ट भी मज़े लेने की उसमें आ जाता है ना, तब ऐसा होता है कि इसने बोल दिया विधायिका से कि आप संविधान में कहीं भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कहाँ परिवर्तन नहीं कर सकते? उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ इसने ये अधूरी छोड़ दी, ये नहीं निश्चित किया कि मूल ढांचे में कितनी चीज़ों को शामिल किया गया है, ठीक है, ये अधूरा छोड़ दिया और ये बोल दिया कि जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी हम मूल ढांचे में उन तत्वों को शामिल करते जाएंगे, उन विधियों को शामिल करते जाएंगे। अब यहाँ संसद की, विधायिका की ये परेशानी बढ़ गई कि अगर वो कोई भी कानून पारित करते हैं और मान लिया अगर आगे चल करके सर्वोच्च न्यायालय ने या न्यायपालिका ने उसको बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया, तब हम क्या करेंगे? तो न्यायपालिका खुद कहती है कि इसने जब अगर ये न्यायिक समीक्षा को किसमें शामिल नहीं करते, मूल ढांचे में शामिल नहीं करते, तो हो सकता है कि संविधान, जो विधायिका है वो संविधान में संशोधन करके न्यायिक समीक्षा की शक्ति को क्या कर देता? कम कर देता। और कम कर देता तो जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो अस्तित्व वो क्या हो जाता? खतरे में आ जाता। इसीलिए इसने बेसिक स्ट्रक्चर में न्यायिक समीक्षा को शामिल करके अपनी शक्ति को क्या कर लिया? और बढ़ा लिया। इसीलिए जो भारत की और अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो ब्रिटेन की न्यायपालिका से बहुत अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इन तीनों तत्वों को आराम से समझ गए होंगे कि इनके अलग अलग कार्य क्या हैं, जो चुनौतियां थी उनका समाधान हुआ, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई कमेंट, कोई आपकी प्रॉब्लम रह जाती है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए इन पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर जाकर के मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।